मेथड और सैम्पलिंग मेथड में क्या डिफरेंस होता है ना? सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड में क्या डिफरेंसेस होता है, और जो है उसकी इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशन या स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी की बात करेंगे, रिलायबिलिटी की बात करेंगे, एक्यूरेसी की बात करेंगे अगर, तो इनके बेसिस पे हमने डिफरेंस पढ़ा था कि सेंसस मेथड कब यूज किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है, और सैम्पलिंग मेथड कब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जब सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड में, सैम्पलिंग मेथड जो पर्टिकुलर था मेथड, उसमें वो अपने आप में एक बहुत वास्ट मेथड है, मतलब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। सैम्पलिंग मेथड करने की भी ना कई सारे तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग मेथड होते हैं उसमें भी करने का। तो हम उसे ही आज जो है डिवाइड करेंगे फर्दर टाइप्स में कि सैम्पलिंग मेथड जो है क्या क्या होता है, उसे कैसे कैसे, उसमें और कौन कौन से फर्दर मेथड या तरीका लगाया जाता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहले जो है मेन दो टाइप्स के होते हैं सैम्पलिंग, एक होता है रैंडम सैम्पलिंग एंड द अदर वन इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग को देखते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है इट रेफर्स टू अ मेथड, डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, इट रेफर्स टू अ मेथड इन विच every item in the universe has equal chance of being selected। रैंडम सैम्पलिंग क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा मेथड होता है सैम्पलिंग का कि जिसमें एवरी आइटम इन द यूनिवर्स, इसका मतलब है यूनिवर्स के हर एक आइटम के पास, हर एक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। समझ में आया? इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। इस बात से क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ये लिया था कि अगर हमारा ये पूरा एक यूनिवर्स है, इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो रैंडम सैम्पलिंग ये बोल रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें हम रैंडमली चूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 हमने सैम्पल मेथड में चूज किया था ना, तो क्या हमें पता था कि कौन से 3 होने वाले हैं, किस तरीके के 3 मेथड होने वाले हैं, ये सारी चीजें क्या थी हमें नहीं पता थी। तो हमने रैंडमली जो है किसी को चूज कर लिया, मान लो पहले 1 वाले को ले लिया, फिर इस वाले को ले लिया, फिर इधर वाले को ले लिया। तो इन सारे जो एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं हमारे एग्जाम्पल में, इन 9 एलिमेंट्स, पूरे 9 एलिमेंट्स के पास इक्वली बराबर का चांस है कि हम कोई भी एक मेथड, कोई भी एक इंडिविजुअल या एलिमेंट को उठा सकते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को, इनमें से किसी को नहीं पता, या हमें भी नहीं पता, इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता, पहले से नहीं सोचा हुआ है कि उसने कौन सा उठाना है, कौन सा वाला जो है एलिमेंट चूज करना है। तो रैंडमली कुछ भी जिसपे भी आया मन वो वाला ले लिया, चलो ये ले लेते हैं, चलो वो ले लेते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तो उस तरीके के सैम्पलिंग मेथड को क्या बोलते हैं हम, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ये बात समझ में आई? यस रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जब यूनिवर्स के ईच एंड एवरी आइटम के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे कि दूसरा जो मेथड है मेन टाइप सैम्पलिंग मेथड में, एक हो गया रैंडम, तो दूसरा उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया नॉन रैंडम सैम्पलिंग। क्या हो गया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ओके, अब ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ मेथड इन विच selection of sample depends upon the judgment of the investigator। यहाँ बोल रहा है ना कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर जो हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, यूनिवर्स में से जो भी एलिमेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, सैंपल बोला जाए या एलिमेंट्स बोला जाए या आइटम बोला जाए, उनका सिलेक्शन करते हैं, वो इन इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इन्वेस्टिगेटर के ऊपर होता है वो किसको सेलेक्ट करना चाहता है, किसको नहीं करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे रैंडमली जो है सिलेक्ट नहीं किया जाता है यूनिवर्स में से एलिमेंट को, बट ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट के ऊपर बोला गया है। जजमेंट मतलब कि इन्वेस्टिगेटर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उसने जो भी अपना डिसीजन ले लिया होगा वो उस हिसाब से क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। ठीक है, देखो क्या बोला इसने ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
वेट अ सेकेंड। देखो, अगर ये ले लिया उसने, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लासरूम है ना, उसमें रोज बनी हुई हैं, 3 रोज हैं, और इस 3 रोज में बच्चे बैठे हुए हैं। अलग 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 सीट रोज में कुछ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। और इन्वेस्टिगेटर को इनसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन बच्चों की हेल्प चाहिए, और इनसे इंफॉर्मेशन निकलवानी है इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब इन्वेस्टिगेटर को इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पहले से ये डिसाइड करके क्लासरूम में जाएगा और वो बोलेगा इन लोगों से, मतलब वो मन में पहले से डिसाइड कर लेगा, या अपना जो भी उसे इन्वेस्टिगेट करना है उस चीज के बारे में पहले से ही बना डिसाइड कर लेगा कि मैं क्लासरूम में जाऊंगा, और जो मैं फर्स्ट रो होगी, यानी जो पहली रो होगी, ये वाली रो, इस रो के अंदर से जो है 5 बच्चों का सिलेक्शन करूंगा, है ना, 5 स्टूडेंट्स का। कहाँ से 5 बच्चों का सिलेक्शन करना है उसे, उसने डिसाइड कर लिया अपने आप से ही पहले कि मुझे तो सिर्फ इन 5 बच्चों के मार्क्स का मान लो इन्फॉर्मेशन चाहिए, या किसी रैंक निकालने के लिए। तो वो डिसाइड कर लेगा कि मैं जो फर्स्ट रो में बच्चे रहेंगे, उनमें से रैंडमली किसी, उनमें से मैं 5 स्टूडेंट्स को चूज करने वाला हूँ, उनमें से किसी को भी लेऊंगा और उनके मार्क्स के हिसाब से जो है डेटा कलेक्ट करूंगा और इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे कि इस केस में ये जो इन्वेस्टिगेटर है उसने क्या किया, पहले से ही ये डिसाइड कर लिया, इन्वेस्टिगेटर ने पहले से ये बात डिसाइड कर ली है कि उसे कहाँ से चूज करना है, फर्स्ट रो से चूज करना है। इसका मतलब है कि जो ईच एंड एवरी एलिमेंट है इस पूरे यूनिवर्स के, यहाँ पे यूनिवर्स ये पूरा पूरा रहेगा, ठीक है, और इसके हर एलिमेंट कौन कौन होंगे, ये लोग भी होंगे, इधर थर्ड रो वाले, इधर सेकेंड रो वाले, और इधर फर्स्ट रो वाले। हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट जो है वो क्या है, उसके आइटम्स है या एलिमेंट्स है इस पूरे यूनिवर्स के। तो क्या हम कहेंगे यहाँ पे कि ये जो सेकेंड रो में बच्चे बैठे हुए हैं, इनके पास जो है इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का। हम्म, हम आस्किंग क्वेश्चन कि क्या इनके पास इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। नो मैम। नो मैम, इनके पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन होने का। क्यों नहीं है इनके पास, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम कहाँ से चूज करने वाले हैं, फर्स्ट रो से। उसी तरीके से थर्ड रो के पास भी इक्वल चांस नहीं है, क्योंकि उनको उनका नंबर ही नहीं आएगा, इनके तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं देगा इन्वेस्टिगेटर, है ना। इन्वेस्टिगेटर ने माइंडसेट कर लिया, यानी एक जजमेंट बना ली कि फर्स्ट रो जो है ना, उसी के बच्चे उसके अकॉर्डिंग जो है कि अच्छा स्कोर किए होंगे, तो वो पीछे के रो को जो है देखने भी नहीं चाहेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, फर्स्ट रो में से आएगा और कोई भी रैंडमली जो है किसी किसी बच्चों को, जैसे इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया और इसका सिलेक्शन हो गया, तो रैंडमली जो है 5 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। या एक मेथड यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटर, वो बोलेगा कि मैं फर्स्ट रो से ऑल्टरनेटिव बच्चों का सिलेक्शन करूंगा, उसमें भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो है इतने बच्चों में चांसेस था, तो वो आएगा, एक को ले लिया, दूसरे को नहीं लिया, फिर तीसरे को लिया, फिर फोर्थ को लिया, फिर को ले लिया, फिर ऐसे एक एक छोड़ के एक एक करके ले लिया, ऐसे टोटल कितने स्टूडेंट्स को ले लिया उसने, 5 स्टूडेंट्स को जो है सेलेक्ट कर लिया। जिस जगह पे इन यूनिवर्स के सारे आइटम में जितने भी एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं, उनके इक्वल चांसेस नहीं होते हैं सेलेक्ट होने के, समझ आया, उनके इक्वल चांसेस नहीं होते हैं सेलेक्ट होने के, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ये बात समझ में आई। देखो, जब भी क्या होता है कि अगर सिलेक्शन ऑफ द आइटम जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, क्योंकि उसने जैसे मान लिया, जैसा ठान लिया, उसी तरीके से वो काम करने वाला है। इसका मतलब हर आइटम के पास जो है बराबर का मौका नहीं है। जब किसी चीज को हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो हमारा हाथ जो है हमारे सिलेक्शन के लिए किसी चीज के ऊपर भी
जो है हम उसे पिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी भी चीज को पिक नहीं किया जा रहा है, यहाँ से पहले पे ही माइंडसेट बना के गए हैं वो सब कि हम उन्हें ही पिक करेंगे, जो क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर का जो है जजमेंट होगा, उसने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि इसको ही पिक करना है, तो वो उसी पर्टिकुलर को पिक करने वाला है। तो ये इसे हम क्या बोलेंगे। और इसे सैम्पलिंग भी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें पहली बात तो हर एक एलिमेंट को नहीं लिया गया, अदरवाइज इसका नाम सेंसस हो जाता। तो है अभी भी ये सैम्पलिंग, बट ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, रैंडमली नहीं चूज किया गया, कुछ डिसाइड करके चूज किया गया, इसलिए हम इसे बोलेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है इसमें? रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? मैम नॉन रैंडम वाला समझा दीजिए। नॉन रैंडम वाला समझा दे फिर से। ओके। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में देखो ये कह रहा है ना, रैंडम का मतलब क्या होता है कि जब हमें नहीं पता हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीजें लिखी गई हैं, इधर ही देखते हैं, अगर यहाँ पे है इस तरीके से कई सारे लोगों का इंफॉर्मेशन, कई सारे लोग हैं, तो उसमें हमें पता नहीं है अगला वाला हम किसे चूज करने वाले हैं। क्या तुम बता सकते हो कि अगला पर्सन हम किस इनमें से किसको लेने वाले हैं? ऐसा कुछ है डिसाइडेड पहले से कि हमने जो है मेरा ये फेवरेट है तो हम इसी पर्सन को चूज करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने जो रैंडमली किसी को भी एक पिक कर लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने इस पर्सन को पिक कर लिया, ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे, ये 9 पीपल थे, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स थी। इन 9 एलिमेंट्स में इन सबके पास इक्वली चांस था, कभी ये भी पिक हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो किसी को पता नहीं था कि कौन सा पिक होगा। उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। जब सबके पास एक बराबर का मौका होता है सेलेक्ट होने का, तो उसे क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, क्योंकि हम इनमें से, इन सारे एलिमेंट में से, इनमें से कोई नहीं जानता है कि कब ये वाला पिक हो जाएगा, कि कब दूसरा वाला पिक हो जाएगा। तो ये अपने आप को सारे लोग जो है ऐसा मानेंगे कि मेरा भी मौका है, हो सकता है हम ही चूज हो जाए। जो रैंडमली जैसे किसी का सिलेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी में होता है ना। तो लॉटरी में क्या होता है, बहुत सारे टिकट्स रहते हैं, उनमें से कोई रैंडमली एक नंबर निकाल दिया जाता है। तो क्या हमें पता होता है कि हम लॉटरी टिकट जीतने वाले हैं? नहीं पता होता है। तो जितने लोग भी लॉटरी टिकट लिए होते हैं, सबके पास एक बराबर का इक्वली मौका होता है क्या करने का, जो है विन करने का, लॉटरी विन करने का, जीतने का। ये बात समझ में आई? और नॉन रैंडम सैम्पलिंग इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हमने लॉटरी ओनर ने मान लो ये वो कर दिया कि ये डिसाइड कर लिया कि जिन लोगों के लास्ट 2 डिजिट में 40 रहेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों में से सिलेक्शन होगा लॉटरी टिकट का। मतलब उन्होंने एन नंबर ऑफ टिकट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ टिकट्स जो है मार्केट में सेल किए, और वो नंबर बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो सकता है लॉटरी टिकट का। लेकिन लॉटरी टिकट जो ओनर है उसने बोल दिया कि लॉटरी सिर्फ वही लोग जीतेंगे, उन्हीं में से कोई एक लोग जीतेगा जिनके लॉटरी नंबर में लास्ट में 40 करके नंबर रहेगा, है ना। तो आगे के नंबर कुछ भी होंगे, तो लास्ट में 40 है, तो हम आप ही लोगों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, ऐसा बोल दिया। तो क्या ये एक रैंडम सैम्पलिंग हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर जो है उसने पहले ही एक डिसीजन ले लिया, एक जजमेंट कर लिया कि हम सिर्फ 40 वाले नंबर को ही सेलेक्ट करने वाले हैं, बाकी लोगों को नहीं करने वाले। बाकी लोगों के तो हम टिकट पे देखेंगे भी नहीं कि उनके नंबर क्या है। सिर्फ आखिरी में जो 40 होंगे, वैसे ही मान लो 10 लोग निकले, उन्हीं 10 लोगों में से फिर किसी एक का सिलेक्शन करने वाले हैं वो, ठीक है। तो इसे हम रैंडम नहीं बोलते हैं। अगर हर लोगों के पास, हर नंबर वाले के पास जो इक्वल चांस होता, तो हम उसे क्या बोलते, ये होता रैंडम सैम्पलिंग। ओके। ये बात समझ में आई सबको? ओके, ठीक है। तो बस ये इसका कीवर्ड निकल के आया कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है, इस इतनी सी बात अगर समझ में आएगी तो हम आराम से लिख भी लेंगे कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ऑन द अदर हैंड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड।
इसमें इक्वल चांसेस होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, इसमें सिलेक्शन का डिपेंड करता है जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अगर अब बात करते हैं आगे, जब रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग भी अपने आप में जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। रैंडम सैम्पलिंग के भी दो मेथड्स होते हैं या दो पार्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है क्या कि, एक सेकेंड, एक मेथड होता है सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसे हम अनरिस्ट्रिक्टेड भी बोल सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। पहले अभी हम नाम समझते हैं कि हमें क्या क्या चीजें जो है इसमें जाननी है, क्या क्या करने हैं। ये रैंडम सैम्पलिंग के टू डिवाइड, उसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को अनरिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं क्योंकि उसमें किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा होता है। ठीक है। एंड अदर वन इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अगर ये सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो दूसरा वाला क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है। अब इसमें भी जो रैंडम सैम्पलिंग के टू पार्ट्स हम लोगों ने डिवाइड किए थे, इस टू पार्ट में भी जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है वो फर्दर 4 पार्ट्स में और डिवाइड होता है। ठीक है ना। तो ऐसे देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार बात समझ में आ जाएगी तो बहुत इजी हो गया ये कि रैंडम सैम्पलिंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग हो गया। रैंडम सैम्पलिंग टू पार्ट के होते हैं कि एक रेस्ट्रिक्टेड है, एक अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। एक में रेस्ट्रिक्शन होती है, एक में नहीं होती है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अनरेस्ट्रिक्टेड में तो कोई फर्दर पॉइंट नहीं होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के जो है फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम जानते हैं। एक होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिस्टमिक सैम्पलिंग, थर्ड वन है क्लस्टर सैम्पलिंग एंड द फोर्थ वन इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है। क्या क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग जो है वो 4 पार्ट्स के हैं, ये उनके नाम है, ये 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। हम लोग जो है लाइन से करके एक एक को पढ़ेंगे और उसको समझते जाएंगे कि कैसे ये फर्दर डिवाइड हुआ और इसके कौन कौन से पार्ट आए, है ना। नेक्स्ट है हमारा कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है ना, उसके जो है 3 पार्ट्स होते हैं। वो फर्दर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट है? फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग की अगर बात करेंगे, जो कि इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे डिपेंड होता था। एक है जजमेंट सैम्पलिंग, दूसरा है कोटा सैम्पलिंग एंड थर्ड वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। बात समझ में आई? कौन कौन से होते हैं? जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, है ना। एक और ये काफी इजी भी होता है क्योंकि इसके नाम से हमें समझ में आ जाता है कि इसमें बोल क्या रहा है, ये किस टाइप के सैम्पलिंग है। तो चलो इसको तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे। रैंडम सैम्पलिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल या अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल में तो और कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के फर्दर 4 पार्ट्स हैं जिनमें हमें स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज, ये चारों चीजें पढ़नी है। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आई बात, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? यस मैम। यस मैम। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है? और ओके, नहीं है कंफ्यूजन तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना साथ में, तो क्या होता है कि हमें लगता है कि ये समझ में आ गया, हाँ एकदम अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन ना अभी जो 2-3 दिन बाद इसको देखोगे तो वापस से सारी चीजें भूल जाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, एक पहली बात सेल्फ स्टडी करना और दूसरी बात रिविजन करना। तो जब तक रिविजन और सेल्फ स्टडी ये दोनों चीजें नहीं होंगी आपसे, तो ये पूरे क्लासेस करने का जो है सिर्फ 1 ही 2 दिन तक बेनिफिट दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। तो अगर ऐसा चाहते हो कि हमेशा के लिए जो चीजें हैं समझ में आ जाए, क्योंकि जब कॉमर्स स्ट्रीम ले ही लिया है आपने, तो इसका मतलब है कि आपको आगे भी जो है कॉमर्स के बारे में सारी चीजें जाननी है। तो क्लास 11 और 12 की जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही बेसिक सिलेबस है।
और आगे जब स्कूल से बाहर निकलोगे ना तो भी यही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा, यही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और जो है थोड़ा और डिटेल में, फर्दर जाके डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जब आज याद रहेगा तब जाके कल भी तुम लोग उसको कर पाओगे, समझ पाओगे। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, क्लासेस आगे बढ़ेंगी, एक्सप्लेनेशन एकदम कम हो जाएगा, फिर तुम्हें खुद से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज वाले बच्चे यही करते हैं, क्लास 11 और 12 की बुक खोल के पढ़ते हैं, क्योंकि उनको कॉलेज वाले कुछ समझ में नहीं आता है, वहां पे कुछ समझाया नहीं जाएगा। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, शुरुआत से पढ़ाई करनी है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है कि 2 दिन ना याद रहे, टेम्पोरेरी बेसिस पे ना याद रहे, परमानेंट बेसिस पे याद हो जाए। वो कैसे होगा, जब हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे। ये बात समझ में आई सबको? तो जब हमें आगे पढ़ना ही है तो हम स्टार्टिंग से क्यों ना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, ऐसी चीजें पढ़ें कि हमें हमेशा के लिए पता रहे। कभी भी हमें कोई सैम्पलिंग की बात करें तो हमें पता रहे कि कैसे सैम्पलिंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से अभी हम लोग पीछे के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना, तो ये हम लोग नोट्स से पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं, समराइज करके पढ़ रहे हैं, ताकि सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हमें कितनी सारी चीजें समझ में आ जाए। और इसको जो है बुक में, आपके बुक में जो है उसमें और सारे, मतलब अगर हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए तो बुक में आपके और 10 एग्जाम्पल दिए होंगे। तो बुक से पढ़ना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ना, जब एक ही बात को आपको 4 बार, 5 बार, 6 बार बताया जाएगा, बुक से बार बार पढ़ोगे, जैसे हमने बता दिया, फिर तुम नोट्स लिखते टाइम एक बार पढ़ लिए, फिर एक बार जाके बुक से भी पढ़ लिए, तो हो गई ना कई बार ये सारी चीजें, तब क्या होगा, दिमाग में बहुत अच्छे से घुसेगा सारी चीज। बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंसस मेथड जो हमने कल पढ़ाया, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ तो लिए, लेकिन बुक में कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सेंसस मेथड के, है ना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये भी लिखा है कि सेंसस मेथड जो है इंडिया में आखिरी बार कब हुआ था, कोई बता सकता है इंडिया में आखिरी बार सेंसस कब हुआ था? लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब हुआ था? 2000 क्या, फिर से बोलो फादर। 11, बिल्कुल एग्जैक्टली 11 में हुआ था। तो बहुत अच्छी बात है। अगर 11 में हुआ था तो हर कितने साल बाद होता है वापस से सेंसस? हर 10 ईयर्स पे होता है ना। तो 11 में होने के बाद ये टाइम था, यानी 2021 ईयर था जब सेंसस होना था। जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस और ये पेंडेमिक की वजह से ही क्या हुआ कि अभी अभी इसके प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये 10 साल कंप्लीट हो गया सेंसस होके, है ना। 2021 में अगला सेंसस होने वाला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें और डेमोग्राफिक डेटा जो हमें मिलता है, जैसे कि कितने चिल्ड्रन कब जन्म हुआ, कितने की मृत्यु हुई, है ना, ये सारी चीजें जो होती हैं, लिटरेसी रेट कितनी है, ये सब भी हमें सेंसस से ही पता चलता है। तो ये सब भी सेंसस के एग्जाम्पल है, जिन्हें बुक में पढ़ोगे तो और अच्छे से मिल जाएगा, और याद रहेगा कि क्या क्या एग्जाम्पल हम और फर्दर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्लास इज ओवर नाउ।